स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नर्सिंग फाउंडेशन का। आज उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं उस पर बात करेंगे, उसका ब्रीफ आंसर भी आपको बताएंगे और जो PDF होगा क्वेश्चन का वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। और आपको बता दें जो आप लोग का डेट एग्ज़ाम का है वो 30 नवंबर है, टेनिसिएटिव डेट है। और हमको लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है हो जाएगा। हालांकि अभी तक आप लोग का एनरोलमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। एनरोलमेंट मुझे लग रहा है कि 1-2 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा और डेट जो एग्ज़ाम का दिया हुआ है वो कंफर्म हो सकता है। ठीक है दोस्तों। और बाकी जो भी स्टूडेंट हैं वो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है, ताकि उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिले। हम आपको दिखाते हैं कि जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन आया था, जो पैटर्न रहा है, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन रहा है, सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप इस वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें आपका काफ़ी आभार रहेगा, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम आपको ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। ठीक है दोस्तों। हाँ देखिए, जो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर का है और यह फरवरी 2020 का है। आपको पता होगा कि ये लास्ट एग्ज़ाम फरवरी 2020 में ही हुआ था। ठीक है। उसके बाद अभी तक जो है कि एग्ज़ाम नहीं हुआ है, काफ़ी सेशन डिले है। और हम आज नर्सिंग फाउंडेशन को कवर करेंगे। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा एग्ज़ाम में लिखने का। ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 75 होगा। एज़ यूजुअल जो आपको 25 मार्क्स मिलते हैं वो आपको इंटरनल के रूप में कॉलेज से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आप देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है डिफाइन फीवर। ठीक है। फीवर को आपको डिफाइन करना है। तो फीवर क्या है, नॉर्मली हम लोग बुखार के रूप में जानते हैं उसको। तो वो क्या है कि अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है तो वो जो है आपको फीवर कहलाता है। ठीक है। इसका कारण क्या हो सकता है कि वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी पे अटैक करता है तो आपका बॉडी रिस्पॉन्स करता है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स करता है, जिससे कि बॉडी टेम्परेचर जो है हाई हो जाता है। ठीक है। ये 2 नंबर का है तो आपको 2-4 लाइन में ही ख़त्म कर देना इसको, है ना। आगे B नंबर देखते हैं, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फीवर। टाइप्स ऑफ फीवर आपको लिखना है, जैसे कि फीवर के क्या क्या टाइप होते हैं। मेनली जो टाइप होता है वो हम आपसे बात करेंगे। इंटरमिटेंट, कंटिन्यूस और रेमिटेंट फीवर होते हैं। ठीक है। इंटरमिटेंट में क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएट होते रहेगा, सडनली हाई हो जाएगा, सडनली लो हो जाएगा, है ना। ये कब होता है, जब आपका यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो या कोलोन में इन्फेक्शन हो या कोई फॉरेन जो एलिमेंट होते हैं वो अगर जो आपके बॉडी में इंटर करते हैं तो ऐसा इंटरमिटेंट फीवर का अपीयरेंस होता है। कंटिन्यूस फीवर क्या होता है, इसमें 1 डिग्री या 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो है कि अंतर आएगा और एक समान फीवर जो है बना हुआ रहेगा। ठीक है। इसका नाम ही है कंटिन्यूस फीवर। रेमिटेंट क्या होता है, ये सडनली फॉल होगा और सडनली हाई होगा। ठीक है। वो होता है रेमिटेंट फीवर। ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है, इंटरमिटेंट और कंटिन्यूस और रेमिटेंट। ठीक है। ये 3 प्रकार के मेनली फीवर होते हैं। आगे बात करते हैं C नंबर में, हाउ विल यू मैनेज ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है। तो पेशेंट को आप जो फीवर से सफ़र कर रहा है आप उसको कैसे मैनेज करिएगा। तो फीवर में मेनली तो आपको सबसे पहले एंटीपायरेटिक या तो आप इंजेक्शन के माध्यम से या फिर आप टेबलेट के माध्यम से आप पेशेंट को दीजिएगा। ठीक है। और दूसरा आप ब्लैंकेट दीजिए। अगर जो क्या होता है कि फीवर में कभी कभी चिल्स फीवर होते हैं, जहाँ काफ़ी ठंडा लगता है पेशेंट को, तो उस समय आप ब्लैंकेट दीजिएगा। तीसरा है फिज़िकल कूलिंग। आपने देखा होगा जो कोल्ड स्पॉन्जिंग होता है या कोल्ड कंप्रेसर होता है
उससे आप बॉडी को वाइप कीजिएगा पेशेंट के बॉडी से, उससे क्या होता है टेम्परेचर जो है डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 नंबर का हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिए 1 नंबर का ही क्वेश्चन आपका 5 2 7 15 नंबर का हो जाता है। तो आप अच्छे से लिखिएगा, नंबर देख के लिखिएगा और ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि आप कंटिन्यू लिखें। ठीक है, ऐसा ना कि 1 नंबर क्वेश्चन लिखे फिर 5 नंबर का लेंगे, मैं मतलब कोशिश कीजिएगा कि सीरियली लिखें। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्सप्लेन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट हमने माइक्रोबायोलॉजी में भी आपको पढ़ाया है, आपको बताया है क्या होता है। हॉस्पिटल से जो भी कचरा निकलता है वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। ठीक है, जो आपने पेशेंट के ऊपर यूज़ किया है, चाहे वो पेशेंट का जो बॉडी पार्ट्स होता है अनयूज्ड, जो नीडल होता है, सिरिंज होता है, कॉटन होता है, ऑपरेशन थिएटर का जो भी मटेरियल होता है, वो सब क्या कहलाता है बायोमेडिकल वेस्ट, बायो कचरा कहलाता है। ठीक है, ये काफ़ी इन्फेक्शियस होते हैं या हो सकता है ना। तो इसका जो है कि क्या कहते हैं उसको डिस्पोज किया जाएगा, वो बेहतर तरीके से डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि दूसरे को इन्फेक्शन जो है कि फैल ना सके, है ना। तो इसमें जो है कि बहुत से मेथड होते हैं, जैसे डीप ब्यूरल हो गया, मिट्टी खोद के गड्ढा करके उसमें डाल दिया जाता है, इंसिनरेशन होता है या कचरे को इकट्ठा करके जला दिया जाता है ना। अब दूसरा देखिए क्या है बी नंबर में, एक्सप्लेन डिफरेंट स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट नोजोकोमियल इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है कि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट या उनके अटेंडर या नर्स, ठीक है, इसके बीच इन्फेक्शन का स्प्रेडिंग ना हो, इसके लिए जो है कि आपको क्या स्ट्रेटजी जो है कि अपनाना पड़ेगा ताकि इन्फेक्शन फैले नहीं। तो इसके लिए नर्सेस क्या करेगी, ग्लव्स, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइज एंड क्या करेगी, बैरियर नर्सिंग का प्रयोग करेगी। ठीक है, और जो अटेंडर हैं वो भी जो है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज से पीड़ित पेशेंट है उससे काफ़ी दूर रहने का प्रयास करेंगे ताकि जो इन्फेक्शन है वो फैले नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या है, डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स बैरियर। कम्युनिकेशन क्या है, कोई 2 आदमी अगर जो बात कर रहा है, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, आप हमारी बात को समझ रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसमें बैरियर क्या हो सकता है कम्युनिकेशन में, तो बैरियर देखिए क्या होता है, फिजिकल बैरियर भी हो सकता है, इमोशन बैरियर होता है, कल्चरल बैरियर होता है, लैंग्वेज का भी बैरियर होता है। कोई आदमी अलग भाषा बोल रहा है, हम अलग भाषा बोल रहे हैं, हम एक दूसरे का भाषा को नहीं समझ रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो ए बैरियर। ठीक है, जेंडर का बैरियर हो सकता है ना, इंटरपर्सनल बैरियर भी हो सकता है, कुछ पर्सनल बैरियर हो, है ना। अब बी नंबर में देखिए क्या है, आपको डिफाइन करके लिख देना है, पूरा अच्छे से लिख देना है, 5 नंबर का है ना। हम शॉर्टकट में बोल रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम आपको सिर्फ एक ब्रीफ दे रहे हैं, बाकी हम ये जो क्वेश्चन है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, है ना। अब बी नंबर का क्या है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स प्रोसेस। मेथड क्या है कम्युनिकेशन का, हम किस किस मेथड के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हम लोग तो मेनली क्या करते हैं, वर्बल जो कि मौखिक होता है ना, एक होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या होता है, जैसे साइन हो गया, हाँ दूर से हाथ हिला दिए, है ना, या फिर आँख का जो इशारा होता है वो सब नॉन वर्बल में आता है। ठीक है, तीसरा है रिटन, आप किसी को पत्र के माध्यम से कुछ जो कम्युनिकेट करते हैं वो रिटन कहलाता है। लिसनिंग है, जैसे आप रेडियो पे जो है कि सुनते हैं, तो वो क्या है, एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं रेडियो पे, ठीक है, वो भी क्या है, एक कम्युनिकेशन है। अब है दूसरा विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या है कि हम देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, विजुअल हम देख रहे हैं, उससे कम्युनिकेट हो रहा है। आपने चार्ली चैपलिन का जो है कि सीरीज़ देखा होगा, जो बहुत पहले का है, उसमें बोलता कुछ नहीं है, वो सिर्फ क्या करता है, नॉन वर्बल रहेगा, विजुअल रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कम्युनिकेट होता है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रिंसिपल ऑफ बेड मेकिंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बेड मेकिंग है। बेड मेकिंग जो है कि क्यों महत्वपूर्ण है, उसका प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में हमको लिखना है। तो सिंपल सी बात है, बेड मेकिंग हम लोग कर रहे हैं पेशेंट के लिए, तो उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? रेस्ट प्रोवाइड के लिए, वो अच्छे से सो सके, वेल स्लीप के लिए हम बेड मेकिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बेड मेकिंग जो एक प्रोसेस होता है वो ये भी होता है कि नर्स पेशेंट के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो इस्टेब्लिश होता है ना। आप लिख लीजिएगा। अब बी नंबर देखिए, स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस जो आप 5 स्टेप्स होते हैं नर्सिंग प्रोसेस का, उसके बारे में आपको लिख देना है। 5 स्टेप क्या क्या होते हैं? असेसमेंट होता है, डायग्नोसिस होता है, प्लानिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, लास्टली क्या होता है? इवैल्यूएशन होता है। असेसमेंट, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आपको असेस करते हैं उसको। असेस में फिजिकल असेसमेंट भी होता है ना, और जो हिस्ट्री होता है वो लेते हैं। उसके बाद डायग्नोसिस आता है, जो उसका जो हिस्ट्री है या फिजिकल असेसमेंट के आधार पे क्या करते हैं, आप उसको डायग्नोस करते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट भी हो सकता है, सीटी हो सकता है, अल्ट्रासाउंड हो सकता है ना। उसके बाद प्लानिंग होता है, उसके बीमारी के आधार पे अब आपको प्लान बनाना है कि उसको क्या करना है उसके लिए। ठीक है, और चौथा होता है इम्प्लीमेंटेशन। आपने जो प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा पेशेंट के ऊपर। ठीक है, और लास्टली क्या होता है? इवैल्यूएशन। आपने जो प्लान बनाया था, आपने फिर इम्प्लीमेंट किया था, तो उसका लास्टली इवैल्यूएशन क्या है। आपने अगर जो किसी पेशेंट का केयर किया है, प्लानिंग किया है, आपने उसे कुछ एंटीबायोटिक या कोई भी मेडिसिन दिया है, तो उस पर पेशेंट जो है कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, पेशेंट ठीक हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इवैल्यूएशन कहलाता है कि आप पेशेंट को देखिएगा उसका कंडीशन जो है पहले से बेहतर है या नहीं है। ठीक है, सी नंबर में देखिए, राइट द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। हॉस्पिटल में डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है नर्सेस के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, पेशेंट का एक्सप्लेनेशन करने के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, है ना, हमको डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर तरीके से अच्छे से रखना होता है। ठीक है, अब लास्ट देखिए क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट है। शॉर्ट नोट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से आपको 5 लिखना है 25 नंबर का। ठीक है, शॉर्ट नोट में कम से कम आपको 1 पेज लिख सकते हैं, है ना। पहला है नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग O2 एडमिनिस्ट्रेशन। आप किसी पेशेंट को अगर जो ऑक्सीजन दे रहे हैं और ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहला तो आपको पल्मोनरी और सेलुलर लेवल का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, O2 का फ्लो देखना है, ये देखना होगा ट्यूबिंग के माध्यम से O2 का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आप ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस मैटर होता है जब O2 पे पेशेंट रहता है। ठीक है, आपको अच्छे से उसका केयर करना होता है ना। अब दूसरा है देखिए क्या, कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स जो है नर्सिंग के लिए काफ़ी एक जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण बातें होती है जो कि उन्हें फॉलो करना होता है ना। कोड ऑफ एथिक्स में क्या होता है, देखिए इंटीग्रिटी होना चाहिए नर्सेस को, है ना, ईमानदार होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, उन्हें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, उन्हें अपने निष्ठता के साथ जो है कि उसका पूरा करना है ना। अपना प्रोफेशनलिज्म जो है कि हमेशा अपने साथ में रखना है। आप एक नर्स हैं, आप एक नर्स के रूप में काम कर रहे हैं तो आपको अपना जो डिग्निटी है वो बना के रखना है ना। आप कॉन्फिडेंट अपना बना के रखिएगा, कॉन्फिडेंट आपको लूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये सब कोड ऑफ एथिक्स हैं पेशेंट के लिए। और प्रोफेशनल बिहेवियर है। ठीक है, प्रोफेशनल बिहेवियर में क्या होता है कि जो कुछ ऐसे बातें होती है जो पेशेंट और नर्स के बीच ही रहना चाहिए, आप किसी थर्ड पर्सन को वो बातें शेयर नहीं कर सकते। इस तरह से बिहेवियर, सौम्य व्यवहार होना चाहिए, है ना, और एक हेल्पफुल होना चाहिए। ये सब कोड ऑफ एथिक्स है। अब सी नंबर में देखिए क्या है, डिफरेंस है डेथ एंड ग्रीविंग। डेथ ऑफ ग्रीविंग क्या होता है, ग्रीव क्या होता है, सबसे पहले क्या है कि आप किसी लव्ड वन को खो देते हैं। जब आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिससे आप ज़्यादा केयर करते हैं,
वो अगर जो लॉस हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, ग्रीव कहलाता है, ग्रीविंग कहलाता है, ठीक है। और डेथ क्या हो गया कि वाइटल साइन जो है, वाइटल फंक्शन है, वो अगर जो स्टॉप हो गया तो डेट इज़ कॉल्ड डेथ, उस पेशेंट का डेथ हो चुका है अगर जो उसका वाइटल फंक्शन जो है बंद हो गया है तो, ठीक है। डी क्या है, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एंड इट्स फंक्शन। आपको हॉस्पिटल के टाइप्स तो पता होना चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल का जो टाइप होता है वो, अगर जो हम रूरल लेवल से स्टार्ट करें तो रूरल लेवल से क्या होता है, आपने सब सेंटर देखा होगा आपके गांव में, ठीक है, जिसे कि अब थोड़ा सा इम्प्रूव करके HWC बना दिया है, ठीक है, आयुष्मान भारत के अंडर। उसके बाद PSC देखते हैं, CSC देखते हैं, जो कि ब्लॉक स्तर का होता है। फर्स्ट रेफरल यूनिट जो होता है वो PSC CSC होता है, ठीक है। और तीसरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, जो कि आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं, जिसे आप सदर हॉस्पिटल भी कहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अभी बिहार सरकार ने अनाउंस किया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है कि एक मेडिकल कॉलेज होगा। ये लास्ट रेफरल होता है। मेडिकल कॉलेज जो है किसी भी कंडीशन में रेफ़र नहीं कर सकता अगर स्पेशलिस्ट केस नहीं है तो। स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कैसे, जैसे हार्ट हॉस्पिटल हो गया, बर्न हॉस्पिटल हो गया, या फिर कैंसर हॉस्पिटल हो गया, लेप्रोस्कोपी ये सब हो गया, लेप्रोसी जिसे आप कहते हैं, सॉरी, लेप्रोसी हॉस्पिटल हो गया, ये सब क्या है, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे आप इलाज करवा सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए क्या है ई नंबर का, जनरल रूल ऑफ गिविंग मेडिकेशन। मेडिकेशन करने का जो रूल है, जिसे आप 5R कहते हैं, वो लिखना है, ठीक है। 5R में क्या होता है, आपको राइट पेशेंट देख के, राइट टाइम, राइट ड्रग, राइट रूट और राइट डोज, ये सारा चीज़ देख के ही आपको मेडिकेशन करना होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए F नंबर में क्या है, कंफर्ट डिवाइस। कंफर्ट डिवाइस क्या होता है, वैसा डिवाइस, वैसा इंस्ट्रूमेंट जो पेशेंट को कंफर्ट फील करवाता है, जैसे फुट रेस्ट हो गया, एयर कशन हो गया, सैंड बैग हो गया, है ना, हॉट वाटर बैग हो गया, और कई तरह के इक्विपमेंट होते हैं जो कि पेशेंट को काफ़ी सुविधा प्रदान करते हैं, कंफर्ट प्रदान करते हैं, ठीक है। लास्टली देखिए G नंबर है, केयर ऑफ यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज। केयर ऑफ यूनिट क्या होता है कि डिस्चार्ज जो कोई भी पेशेंट लेगा वो अलाउ टू लीव लेके जाएगा, ठीक है। उसे अगर जो डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है तो वो खुद से लीव नहीं करेगा अनटिल डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब करे कि उन्हें डिस्चार्ज होना है, ठीक है। डिस्चार्ज यूनिट करने के बाद जो है कि फिर आप अपने यूनिट को अच्छे से जो होता है डिसइंफेक्टेंट, स्टरलाइजेशन, जैसा आपको नीड हो वो करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज का नर्सिंग फाउंडेशन का पूरा ब्रीफ में आंसर हमने आपको बता दिया है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिए, आई एम रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।